Hello dear students, again welcome in Campai. So जेई मेन अप्रैल सेशन चल रहा है, जेई मेन 2025 अप्रैल सेशन चल रहा है और आई होप जिसका भी पेपर रहा होगा ओके 2, 3, 4 अप्रैल को सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। ओके तो हम जो है ऑलमोस्ट एवरी डे एंड एवरी शिफ्ट का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं और मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो डाल भी रहा हूँ। तो आज हमारे पास है 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ओके फर्स्ट शिफ्ट का मैं मॉर्निंग शिफ्ट का ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, तो जाकर देख लीजिए। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 हैविंग मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रेस्पेक्टिवली आर। ओके तो इसमें ना आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं एक डब्ल्यू ग्राफ बताता हूँ बच्चों को। तो डब्ल्यू ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है कि हमारे पास जैसे कि बोरोन की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बोरोन की सबसे ज़्यादा होती है। फिर कुछ इस तरीके से ये डब्ल्यू ग्राफ होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ओके तो जो लीस्ट होती है वो इंडियम होती है और जो हाईएस्ट होती है वो होती है बोरोन। द मैक्सिमम बोरोन एंड द लीस्ट इज़ व्हाट इंडियम। ओके आप मतलब ये ग्राफ मैंने वहीं से देखा है एनसीईआरटी से ही, मतलब एनसीईआरटी में ग्राफ नहीं है लेकिन वैल्यूज़ के साथ जैसे मैंने ड्रॉ किया था ना तो मुझे डब्ल्यू नज़र आया, तो मैं इसको हमेशा डब्ल्यू से ही याद रखता हूँ। ओके तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ClF3 हैज़ 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर। सही बात है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ClF3 होता है ना उसके बाद 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sp3d। अब sp3d जो होता है हमारे पास वो होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। अब उसमें से 2 लोन पेयर को आप कहीं भी अरेंज कर सकते हो। समझ में आ रही है क्या बात? 2 इक्विटोरियल पर, एक इक्विटोरियल एक एक्सियल या फिर दोनों एक्सियल पर भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब ना ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में 2 टाइप की पोजीशन होती है, एक होती है इक्विटोरियल और एक होती है एक्सियल। तो हम ये देखते हैं कि वे जो ग्रुप हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हैं या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस टाइप के ग्रुप हैं, उनको हम इक्विटोरियल पोजीशंस पर रखते हैं। क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन जो होती है 120 डिग्री पर रहती है, तो वहाँ पर रिपल्शन जो रहता है, वहाँ पर जो रिपल्शन रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है। अब जैसे कि लोन पेयर है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप, तो इसको हम कहाँ रखेंगे? इक्विटोरियल पर रखेंगे, ना कि एक्सियल पर। ओके तो इसमें बोला थर्ड इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। नो दिस इज नॉट। ओके थर्ड वुड बी द लीस्ट स्टेबल। This will be the order of the stability of the structure. Okay so third is incorrect, so first option would be the correct answer for this. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Okay now the next question is, X is a dipeptide which is hydrolyzed to amino acids Y and Z. अमीनो एसिड भाई इस तरीके के होते हैं, मैं बता देता हूँ। अमीनो एसिड RCOOH NH2, ओके दिस इज H एंड दिस इज R चेंज होता जाता है। तो हमारे पास अगर बात करते हैं क्या बोल रहा है कि Y लेट से कुछ भी ले लेते हैं, Y वापस से यही ले लेता हूँ मैं, यही ले लेता हूँ RCOOH NH2। जब इसको HNO2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो भैया बनाएगा डाइएजोनियम बनाएगा N2+। और जब इसको हाइड्रोलाइज कराया जाता है ना तो यहाँ पर बेटा बन जाता है हमारे पास OH। और ये चीज़ होती है लैक्टिक एसिड हमारे पास, ऐसा ये बोल रहा है। ये चीज़ होती है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक बात है कि नहीं है? तो मतलब R की जगह क्या रखते हैं हम? CH3 रख देते हैं, R की जगह CH3 रख देते हैं। तो आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि यहाँ पर जो ये जो होता है ना, सेकंड अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन के नीचे, ये होता है एलानिन। ठीक बात है कि नहीं है? ये होता है हमारा एलानिन। तो Y कौन हो गया? एलानिन हो गया। अब Z क्या बोल रहा है कि Z जो होता है ना, व्हेन हीटेड गिव साइक्लिक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके की। तो ऐसा करो, इसको हाइड्रोलाइज करवा दो। मतलब हीटिंग में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये NH2 इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये इट मस्ट बी वॉट COOH। क्लियर और नॉट? ओके तो यहाँ पर क्या करा दो, इसको हाइड्रोलाइज करवा दो।
तो ये तो क्या हो जाएगा भाई अपना COOH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इट विल बी वॉट, लेट मी टेल यू, इट विल बी वॉट CH2 है ना। तो ये कुछ इस तरीके का है, देखो CHNH2 एंड COOH, ये कुछ इस तरीके का है। आप इसकी जब रिएक्शन करवाओगे तो इसका देखो यहाँ पर ले लो आप OH, ये कुछ इस तरीके से, ये CH2, और ये क्या ले लो आप NH ले लो। तो यहाँ से H2 निकाल दो, यहाँ से H2 निकाल दो, आपके सामने ये आ जाएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली वॉट, ये क्या है भाई, ये है आपका फर्स्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन, जो कि नॉन कायरल होता है। ठीक बात है। तो हमारे पास Y जो हो गया वो एलानिन हो गया, Y जो हो गया वो एलानिन हो गया, एंड और Z जो हो गया वो हो गया ग्लाइसिन हो गया। ठीक बात है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड 1/t। आरएनएस से हम जानते हैं K इक्वल्स टू वॉट, A इक्वल्स टू e⁻ E/RT। तो अब देखो इसका लॉग ले लो, ln ले लेते हैं, ln K इक्वल्स टू वॉट, ln A माइनस EA/RT। लॉग लेंगे तो लॉग K इक्वल्स टू log A माइनस EA/2.303 1/t। ओके, तो ये आपको वैसा ही ग्राफ दिख रहा है, y इक्वल्स टू C माइनस MX, इज इट और नॉट? तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्लोप नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो स्लोप नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है EA3 का, और हम जानते हैं EA/2.303 इज़ व्हाट, स्लोप। तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा EA की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ नज़र आ रहा है, EA3 में। तो EA3 सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम स्लोप किस में नज़र आ रहा है, EA1 में। ओके, तो EA1 जो होगा हमारे पास सबसे कम होगा। इज इट और नॉट? क्लियर, गॉट इट? तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ठीक बात है। तो यहाँ पर देखो भाई, दिस इज रेजोनेटिंग स्टेबलाइज। ठीक बात है, ये 2 डिग्री है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री मतलब यहाँ पर होगा 7 अल्फा हाइड्रोजन, और ये हो गया 1 डिग्री। भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, दूर है इससे। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड, फिर होगा 3 डिग्री 7 अल्फा हाइड्रोजन, फिर होगा 2 डिग्री, एंड सबसे कम होगा D 1 डिग्री। ओके, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, ये भी टफ क्वेश्चन नहीं था। ओके, टफ क्वेश्चन में अभी तक देखो मुझे जो लग रहा है ना, थर्ड वाला, ये भी टफ नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, सोचने लायक क्वेश्चन था थोड़ा सा। ओके, इसमें आपको लैक्टिक एसिड के बारे में आपकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए थी। ओके, इसमें थोड़ा सा सोचना था। क्लियर और नॉट? तो ये भी टफ नहीं था। चलिए, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर देयर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन स्टैंडर्ड है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। देखो कैसे पता लग जाता है, यहाँ पर NiCO4 Ni0 हो गया। Ni0 मतलब हमारे पास 4s2 3d8। तो इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं, ये 3d8 हो गया हमारे पास, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4s2। अब CO ना स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पेयर हो जाएंगे, यहाँ पेयर हो जाएंगे, और हमारा जो है पूरा 4s जो हो जाएगा खाली हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है? तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। मैं B की बात करता हूँ, NiCN6-2। यहाँ पर x + 6 × -1 = -2। Ni कितना हो गया, +4। +4 में हम क्या बोल देंगे, 4s0 3d6। तो T2G एंड EG जो कि ऑक्टाहेड्रल है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 6 0 0। तो यहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए भाई। मैं FeF6-3 की बात करता हूँ, यहाँ पर x + 6 × -1 = -3। तो x कितना हो गया भाई हमारा, +3 हो गया।
FE जो होता है वो होता है 4:3D6। ओके, तो FE + 3 क्या हो जाएगा हमारा 4s0 3d5। अब यहाँ पर ये है वीक फील्ड लिगेंड, तो T2G में पेयरिंग नहीं होगी, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 कितने अनपेयर्ड हो गए? 5 अनपेयर्ड हो गए भाई। सेम हम किसकी बात करते हैं? COF6-3 की बात करते हैं। COF6-3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी? x + 6 × -1 = -3। तो x क्या हो गया? +3। तो CO जो होता है हमारे पास 4:3D7 होता है। तो CO + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4s0 3d6। अगेन वीक फील्ड लिगेंड, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए? 4। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए हमारे C में, फिर D में और A और B में बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। अब देखो हमारे पास यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अनसैचुरेशन आ रहा है 1 एंड 6 पर और सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 4 पर। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अनसैचुरेशन आ रहा है 1 पर एंड 6 पर और सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 4 पर। तो अब जब हर चीज़ सेम है तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो हम नीचे वाली नंबरिंग को मानेंगे भाई। ठीक बात है कि नहीं है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अब देखो यहाँ पर होना ओल चाहिए, लेकिन उन्होंने OH को पहले हाइड्रोक्सी बोल दिया। ओके, तो क्या बोल देंगे? अपन भी हाइड्रोक्सी बोल देंगे, 4 हाइड्रोक्सी। अब वैसे भी ये जो है ना, ये हमारे पास मेमोरी बेस्ड पेपर है, 7 कार्बन की पेरेंट चेन है। सो 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट, 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट, गुड, सही बात है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा 1 इन एंड 6 आइन। ओके, 1 इन एंड 6 आइन। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, कोई दिक्कत है इस चीज़ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एक्वस KOH गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन एज मेजर प्रोडक्ट। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। एक्वस KOH जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बोलते तो हैं हम इसको, अब इक्विलिब्रियम में बोलेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एलिमिनेशन कर पाए। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये कि जो है OH का मतलब अल्कोहल का एलिमिनेशन कर दे। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई ये। ओके, मतलब अल्काइल हैलाइड का क्या कर दे? एलिमिनेशन कर दे। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। तो हाइड्रोलिसिस में काम आता है। जैसे कि लेट से मैंने बोला CH3CH अब मैंने ले लिया यहाँ पर एक्वस KOH। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये एलिमिनेशन करेगा, HBr हटाएगा। नहीं भाई, ये सब्सटीट्यूशन करेगा। समझ रहे हो बात को? ये सब्सटीट्यूशन करेगा। ठीक बात है। तो ये स्टेटमेंट जो हो गया इनकरेक्ट हो गया। एल्कोहलिक KOH इज एलिमिनेटिंग एजेंट। बहुत बढ़िया बेस होता है ये, बहुत तगड़ा बेस होता है। तो अगर यहाँ पर आप एल्कोहलिक KOH यूज़ में लोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा? हमारा एलिमिनेशन होगा। और आपको पता है कि एलिमिनेशन कैसे होता है, मैं यही बता दे रहा हूँ कि हमारा जो OCH3- है, मतलब एल्कोहलेट जो है, ओके, ये क्या करता है? यहाँ से H+ लेता है। इज इट और नॉट? तो भाई ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेइंग? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। तो पहले केटायन लगाओ, पहले केटायन बनाओ H+ जोड़कर, और जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसको वहाँ पर Br लगा देना। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है अभी के लिए मुझे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है ये वाली पोजीशन। बताता हूँ क्यों। जैसे कि जस्ट अ मिनट, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप इसको हटाते हो तो ये प्लस बनेगा, है तो सही रेजोनेटिंग स्टेबलाइज, नो डाउट। लेकिन अगर आप इसको हटाते हो तो ये बनेगा, तो ये भी रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है, और ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। और अगर इसको हटाते हो
तो यहाँ पर तो रेजोनेटिंग स्टेबलाइज नहीं, केवल 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बनेगा और यहाँ पर लगेगा हमारा Br। ओके, क्लियर और नॉट? ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड। ओके, इजी क्वेश्चन था ये भी, देख के बशर्ते देख के नहीं डरना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द फार्मूला ऑफ द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज गिवन एज KF। ये तो भाई यहाँ पर ना शायद एग्ज़ाम में मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था मुझे कि यहाँ पर एग्ज़ाम में TF दिया हुआ था, यहाँ पर एग्ज़ाम में TF दिया हुआ था, लेकिन एक्चुअली होता है TF स्क्वायर ये, और ये डेल्टा एच फ्यूज़न नहीं होता भाई, ये डेल्टा एच फ्यूज़न होता है, ये डेल्टा एच फ्यूज़न होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ओके, डेल्टा एच, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अब ना नेक्स्ट जो चीज़ है ना थोड़ी सी गड़बड़ है। KF ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन बेंजीन, नहीं पॉसिबल है। चलो डेल्टा एच फ्यूज़न वगैरह के बारे में बाद में आते हैं। ये होता है मोलार मास, तो वाटर का 18 और इसका 78, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक बात है। बेंजीन भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड, तो डेल्टा एच फ्यूज़न वगैरह में इतना डिफरेंसेस नहीं होंगे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन भाई आप देख पा रहे हो ये 4 गुना है, 4 गुना, अच्छा खासा अंतर डिफरेंस आ रहा है, ठीक बात है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते थे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट श्योरली इनकरेक्ट है। भले ही ये जो डेटा है ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास याद करने लायक या ऐसा कांस्टेंट डेटा टाइप है जिसको हम ये बोलते हैं नहीं याद करना, नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ आप आइडिया लगा सकते थे फॉर्मूला से कि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन का मोलार मास जो है वाटर से 4 गुना है। समझ रहे हो क्या बात को? ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर। फिर भी KF जो पानी का बताया था मैं 1.86 एंड बेंजीन का जो होता है 5.12। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी क्वेश्चन था। एडियाबेटिक के लिए भाई Q इक्वल्स टू 0, 3। आइसोबारिक छोड़ दो अभी, ठीक बात है ना। आइसोकोरिक के लिए W इक्वल्स टू 0। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमारा W जो होगा माइनस P एक्सटर्नल dV, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल डेल्टा U इक्वल्स टू 0, आइसोथर्मल डेल्टा U इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लो, ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू माइनस डेल्टा W, सेकंड ऑप्शन। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन जो है अपन इसमें डाल देते हैं। क्लियर और नॉट? ओके, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे पास कम है अभी। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH? आइडोफॉर्म टेस्ट है भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था NaOH एंड I2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए RCOOCH3, ये कंडीशन होनी चाहिए, या फिर RCHOHCH3, ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके, सो दिस शुड बी द कंडीशन फॉर द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये दे देगा, ये दे देगा, ओके, ये भी दे देगा भाई, मैं बता रहा हूँ कैसे। CH3CHOHH, ये देखो यहाँ पर, तो इसको R मान लिया, तो ये भी दे देगा। ये नहीं देगा, ये R नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। डोंट बी कंफ्यूज विद द टॉलेंस एंड, मतलब जैसे कि फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, हमारा टॉलेंस टेस्ट भी दे देता है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, ये नहीं देगा। तो A, B एंड D, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर? यहाँ पर जो C ऑप्शन था, ये जो चीज़ थी ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, नो डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर मैंने एक NCERT से ऑलरेडी एक मैंने रेफरेंस लिया है, NCERT में ही लिखा हुआ है एज इट इज़। मैं मतलब मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं यहाँ पर फोटो जो है वो भी पेस्ट कर देता। चलिए, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयन द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैविंग X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट। तो हमारे पास यहाँ मोस्ट स्टेबल कौन है भाई? जो मोस्ट स्टेबल वो होगा जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड लगा होगा। ये रहा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, तो इसको देख लेते हैं अपन। Fe प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3, तो ये क्या हो गया हमारा, Fe+3 हो गया। अब Fe+3 जो होता है FS0 3D5, तो T2G एंड EG ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर जो CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 1 2 3 4 5 पैरिंग होगी भाई नीचे। तो T2G में जो है, T2G हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। यही वैल्यू किसकी होगी, X की।
तो हमारा जो ऑक्साइड है वेनेडियम का V2O5, NCERT में भाई साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये एम्फोटेरिक है। दैट पैराग्राफ ऑफ द ऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने स्टूडेंट्स को मैंने हर बार बताया और हर बार वो जो है D&F ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आए हैं। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा एम्फोटेरिक, ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, नाउ द 14 इज सेइंग व्हाट, ग्रुप 13 हैज़ मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 14। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना इंक्रीज होती है। केवल सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में एनोमलिटीज़ क्रिएट होती है, वो भी 13 और 14 में नहीं होती, वो होती है 15 एंड 16 में, 15 एंड 16 में। ठीक बात है कि नहीं? 15 एंड 16 में क्रिएट होती है भाई। वो होनी 16 ग्रुप की ज़्यादा चाहिए, लेकिन ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन 14 ग्रुप की आयनाइजेशन 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके पास P3 NP3 जो होता है कॉन्फिगरेशन होता है, और 16 ग्रुप के पास वो होता है NP4। लेकिन 13 ग्रुप में होता है NP1 और 14 ग्रुप में होता है NP2। तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेशल फैक्टर नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। क्लियर भाई? ये जो चीज़ है ना यार NCERT में लिखी हुई है एज इट इज, एक हर ग्रुप के बाद इन NCERT आफ्टर एवरी ग्रुप इन P ब्लॉक एंड फॉर D ब्लॉक एवरी पीरियड द 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, पूरी टेबल्स बनी हुई है। उन टेबल्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है। जो बच्चा इसको मेरे वीडियोस को देख रहा है और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है आने वाले समय में, या फिर जिसका 7 या 8 तारीख को जो है एग्ज़ाम है, प्लीज़ आप उन टेबल्स को जो है डेली 2 से 3 बार देखिए, पढ़िए, याद कीजिए। ओके, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। ओके, सिलिकॉन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन लेड। भाई हमारे पास क्या सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है? सही बात है, सिलिकॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई वो ज़्यादा होता है PB से। बहुत स्पेशल लाइन लिखी हुई है वहाँ पर, एक मतलब तगड़ा ज़्यादा होता है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लग रहा है +M, तो भाई ये ज़्यादा स्टेबल होगा। गलत हो गया ये। यहाँ पर ये लग रहा है रेजोनेंस, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर लग रहा है अगेन +M, तो अगेन सेकंड इज मोर स्टेबल, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन? फोर्थ वुड बी आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक्चुअली ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पर इसका लग रहा है प्लस हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन का, और ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पर लग रहा है -M। ठीक बात है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट्स वाई फोर्थ इज़ करेक्ट आंसर। अगर एज इट इज़ क्वेश्चन था तो भाई बहुत इजी था। मुझे लोग कितना कह रहे थे कि जो 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट जो है ना वो केमिस्ट्री का टफ आया है। मैथ्स का तो खैर टफ है, मैथ्स का तो टफ है, मैंने भी देखा था। ओके, सुना भी है अपने साथियों से, मैथ्स का टफ है, लेकिन केमिस्ट्री का तो भाई टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग अमीन्स इन नॉन एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम में भाई जनरली जो ऑर्डर फॉलो होता है, अगर कुछ स्पेशल फैक्टर्स नहीं है तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक बात है, यहाँ पर ये 3 डिग्री है, यहाँ पर ये 2 डिग्री है, और यहाँ पर ये भाई अपना क्या हो गया 1 डिग्री विद दिस -I इफेक्ट। क्लियर और नॉट? तो सबसे ज़्यादा होगा हमारा 3 डिग्री, फिर होगा B, फिर होगा A एंड देन C। क्लियर और नॉट? ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर यही था तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये मतलब कौन कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, तो मैं ट्राई करूँगा उनको वापस से रीअपलोड करने का। नेक्स्ट इज बहुत इजी था ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए यार, यहाँ पर ना सेम एलिमेंट के आयंस की बात हो रही है विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेम एलिमेंट में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा ज़्यादा होती है। क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर इस पर चार्ज ज़्यादा है, इस पर कम है, तो ऑब्वियसली भाई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, सेम इसकी भी ज़्यादा होगी, सेम इसकी भी ज़्यादा होगी। तो तीनों तो सही हैं, तो इनकरेक्ट कौन हो गया? ये हो गया। इसमें किसकी ज़्यादा होगी? Fe+3 की Fe+2 से। वाह, कैसा लल्लू क्वेश्चन था। अब किसने अगर इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जमा के अगर किया होगा तो गलत कर दिया होगा, कंफ्यूज हो गया, छोड़ ही दिया होगा।
ओके वो अपन कंपेयर करते हैं लाइक एग्जाम्पल Mn+2 Cr+, आर यू गेटिंग और नॉट, Mn+, Cr+, इनको कंपेयर कीजिए दोनों को, ओके Fe+2 CO+2 इनको कंपेयर कीजिए। अब सेम एलिमेंट में तो क्या देखो, जिस पर ज़्यादा चार्ज उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है सॉरी ओके। नाउ अब न्यूमरल टाइप के क्वेश्चन आ गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम फॉर विच द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज़ 1 and 2। मतलब क्या क्या देखना है, P देखना है एंड D देखना है, P एंड D के इलेक्ट्रॉन देखने हैं अपन को बस, ओके। L=1 होता है P के लिए, L=2 होता है D के लिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, नो क्रोमियम की बात हो रही है, तो 4s1 3d 5 ये हो गया है ना। और 3p6 आता है यार, ये मैं भूल गया था, सॉरी 3p6 एंड 3d 5, तो कितने हो गए भाई, ये 17 हो गए, 17 हो गए, इज इट और नॉट क्लियर। तो हमारे पास 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन, व्हाट अ लल्लू क्वेश्चन, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डिस्कस हो रही है। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता है KT=, वॉट, C0 - CT। अब हाफ लाइफ जब हो जाती है ना, तो मतलब CT कितना हो जाएगा, C0/2। तो एक्चुअली T½ कितना हो जाएगा, C0/2 के, क्लियर। अब मतलब मैं क्या बोल दूँ, T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, C0। तो T½ 1 T²2 = C01 C02। तो जब T½ कितना है, 60 मिनट बोल देता हूँ इसको, क्योंकि आप ना, आपसे जो वो पूछा है ना बाद वाला T½ वो पूछा है मिनट में पूछा है, ठीक बात है। तो इसको मैं बोल देता हूँ 60 मिनट, ये अननोन है भाई, ये क्वेश्चन मार्क है। 60 मिनट कब है, जब 2 मोलार है, ठीक बात है, और 0.5 पे पूछा है। तो हमारे पास ये कितनी बार निकल लेगा, 4 बार। तो T² कितना हो जाएगा, 60/4 भाई, कितना हो गया, 15 मिनट, ठीक बात है। 15 मिनट वुड बी द आंसर फॉर दिस वन, ओके। तो आपको मतलब फार्मूला वगैरह नहीं भी याद है तो, लेकिन मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं याद है ना, तब भी आप इंटीग्रेटेड रेट लो निकाल के इसको डायरेक्ट कर सकते थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है ये, कि ऐसा करो, if x milligram of MgOH2 is added in 1 liters of solution to make a solution with pH = 10, then find the value of x। तो pH = 10 हो गया, pH = 10 हो गया, तो pOH कितना हो जाएगा भाई लोग, pOH हो जाएगा 14 - 10 कितना, 4। तो मतलब OH माइनस कितना होना चाहिए अपने पास, OH माइनस होना चाहिए 10⁻⁻4, OH माइनस कंसनट्रेशन होना चाहिए 10⁻⁻4। अब ध्यान दो थोड़ा सा कि MgOH2 जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ इस तरीके से टूटता है, यहाँ लिख भी रखा है कंप्लीटली डिसोसिएट्स। तो मैं क्या बोलूँगा कि MgOH2 की कंसनट्रेशन जो होती है OH- /2, जितनी OH- कंसनट्रेशन उसकी आधी होनी चाहिए, ओके। तो मतलब यहाँ पर 10⁻⁻4 / 2 या फिर 5 × 10⁻⁻5 मोलार। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने चाहिए MgOH2 के, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है अपने पास 1 लीटर, तो 5 × 10⁻⁻5 मोल। वेट कितना होना चाहिए इसके मोलार मास से, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, -5 × 58 ग्राम, ओके। तो कितना हो जाएगा 29 10⁻⁻2 × 10⁻³ ग्राम। तो हमारे पास फिर भी मैं एक बार ना 29 नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, 5 × 58 290। तो ये क्या हो गया 2.90 × 10⁻³ ग्राम। तो क्या बोल देंगे अपन 2.90 मिलीग्राम। तो भाई x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2.90 मिलीग्राम। और अगर नियरेस्ट इंटीजर में पूछा होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 3 मिलीग्राम, ओके। तो ये भी इतना टफ तो नहीं था, मुझे नहीं लगता यार कोई, मतलब अब शायद टफ वो हो सकते हैं जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए हो, ऐसा हो सकता है,
या फिर क्वेश्चंस में कुछ गलतियां हो सकती है यहाँ पर, तो आपको टफ लगा हो। ओके, बट मुझे नहीं लगता इतना। स्कोरिंग पेपर था, नो डाउट स्कोरिंग पेपर था। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था यहाँ पर। एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड यूजिंग मेटल M+4 with ligands NH3 and Cl-. 1 mole complex gives n mole of AgCl. The value of n is same as the number of lone pairs of electron present on central atom. तो BrF3, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। तो लोन पे कितने हो गए? 2। तो मतलब 2 मोल AgCl बचे। तो मतलब 2 मोल Cl2 कहाँ होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स के बाहर होने चाहिए, ताकि यहाँ पर मुझे 2 मोल AgCl मिल सकें। इज इट और नॉट? अब NH3 भी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, NH3 भी है, इज इट और नॉट? अब अगर मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से मैंने ये बोला, तो अब होगा क्या एक्चुअली कि M पर चार्ज जो रहेगा ना वो केवल +2 रहेगा, क्योंकि NH3 तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है चार्ज में। तो चार्ज में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? फिर Cl कंट्रीब्यूट करेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो कितना Cl और डालो? 2 Cl और डालो, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बात समझे आप? मैंने +4 से जज किया कि टोटल Cl2 कितना होगा, तो टोटल Cl2 होना 4 चाहिए। अब उन 4 में Cl कितना बाहर है? उसमें 2 बाहर है, क्योंकि 2 मोल AgCl मिल रहा है। ठीक बात है कि नहीं? तो एक्चुअली हमारा कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का है भाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, तो ऑब्वियसली कितने होंगे? 2 होंगे, एक सिस और एक ट्रांस। बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें होगा नहीं, क्योंकि एक ना एक ट्रांसपोजिशन ऐसी रहेगी जो, समझ रहे हो ना बात को, जहाँ पर लिगेंड सेम रहेंगे। तो ये क्या हो गया? ट्रांस, और ये क्या हो गया? सिस। इसके अलावा कोई केस बनता ही नहीं है। ओके, ये देखो यहाँ पर सेम हो गई, तो यहाँ पर ये केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे। तो आंसर 2। क्लियर? ठीक था, मतलब सोचना था, ये वाला चीज़ सोचनी थी, क्योंकि ये वाली चीज़ भी इजी थी, एन सोचना भी इजी था, लेकिन अंदर कितना Cl रहेगा कितना बाहर रहेगा वो थोड़ा सा जो था अजीब सा था। ओके, लेकिन हाँ, जब आप करना शुरू करते ना तो ऑटोमेटिकली आ जाता वो, क्योंकि अगर यहाँ 3 लिखते यहाँ भी 3 लगते तो फिर +5 हो गया। समझ रहे हो क्या बात को? तो इतना भी टफ नहीं था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मास ऑफ CO फॉर्म्ड इन किलोग्राम व्हेन 150 किलोग्राम सैंपल ऑफ 75% प्योर, सॉरी। तो हमारे पास हम क्या बोल देते हैं कि देखो, पहले ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, CaCO3 हीटिंग CO एंड CO2, इज इट और नॉट? CaCO3 का मोलार मास जग जाहिर है 40 + 12 + 3 × 16 100। तो 150 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 1.5 किलोमोल्स। 1.5 किलोमोल्स, तो ये भी कितना मिलेगा? 1.5 किलोमोल्स। तो वेट कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू मोलार मास 40 + 16 56। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 56 × 1.5 84 किलोग्राम, लेकिन 75% ही मिलेगा। तो 84 × वॉट? 0.75, क्योंकि 75% प्योर सब्सटेंस है, तो ओवरऑल जो आपको मिलेगा वो 75 मिलेगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए 63 किलोग्राम। क्लियर? ओके, so this is from my side the complete discussion of JEE Main 2025 April session, 4th April evening shift chemistry paper. Okay, तो hope you like it. अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाइए इस चैनल की, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आपके सामने ला सकूं। ओके, कीप वॉचिंग कैंप फाइव। थैंक यू सो मच।